सुपर टेट और यूपी टेट की परीक्षा की दृष्टि से अलंकार टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ रखा है कि अलंकार का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। यानी कि जहाँ पर शब्दों की वजह से किसी काव्य में आभूषित हो, यानी कि उसकी सुंदरता बढ़े, वहाँ पर शब्दालंकार होगा। और काव्य में जहाँ अर्थ के आधार पर उसकी सुंदरता बढ़े, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। पिछली वीडियो में हमने शब्दालंकार के ट्रिक और उसको डिटेल में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से डायरेक्टली आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अर्थालंकार के संदर्भ में और पूरे डिटेल में समझेंगे, साथ ही ट्रिक भी पढ़ेंगे, ताकि परीक्षा में आपका बिल्कुल कम समय में आपको सोचना ना पड़े या फिर अर्थ निकालने की जरूरत ना पड़े। आप सिर्फ शब्दों को देख करके और कविता को पढ़ करके सीधे टिक करेंगे कि अर्थालंकार का उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप अर्थालंकार के विभिन्न भेद देख पा रहे होंगे। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति, पांचवा मानवीकरण, छठा भ्रांतिमान और सातवां विरोधाभास। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इतने ही प्रकार होते हैं? तो अभी बहुत से ऐसे प्रकार हैं अर्थालंकार के जो कि परीक्षा की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि परीक्षा में वो उनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जिनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैं उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को एक साथ लेकर के चलूंगा और यहीं से आपकी ट्रिक शुरू हो रही है। ध्यान दीजिएगा, आपके माइंड में यही समय है जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आप जीवन भर इसे भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है उपमा अलंकार में। यहाँ पर लिखा गया है कमल सा चरण। कमल सा चरण यानी कि जो पैर है, जो चरण है यानी कि जो पैर है, उसको किसकी उपमा दी जा रही है? कमल की उपमा दी जा रही है। यानी कि पैर और कमल बराबर नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पैर है वो इतना सुंदर है कि कमल के समान है। ठीक है, यहाँ पर क्या की जाती है? समानता की जाती है, यानी कि उसकी उपमा दी जाती है। जैसे कि अगर आपको कोई बोलता है कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं किसी हीरो की तरह, तो हीरो की उपमा किसको दी जा रही है? आपको दी जा रही है, यानी उसके समान लग रहे हैं आप। ठीक है, इसी में कह रहा है कि जो पैर है वो कमल के बिल्कुल समान लग रहा है, यानी कि जो पैर है उसको किसकी उपमा दी जा रही है? कमल की उपमा दी जा रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? दूसरा देखिए, यहाँ बोल रहा है कि चरण कमल। यहाँ पर उपमा नहीं दी जा रही है, यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो पैर है वो कमल ही है। ठीक है, यहाँ पर हम समानता दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई समानता नहीं है, यहाँ पर वही चीज हो गया है, यानी कि जो चरण है, जो पैर है, वो कमल ही है। आगे वाले में देखिए उत्प्रेक्षा में, इसमें यह बोला जाता है कि आप मान लीजिए कि जो चरण है यानी कि जो पैर है वो कमल है। ठीक है, मानो आया है ना, मानो, मानो मीन्स मानना होता है, जैसे हम लोग गणित में मानते हैं ना XYZ, उसी प्रकार से यहाँ पर ये कहा जाता है कि चरण जो है वो कमल के बराबर है। आप मान लीजिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि आप इतने स्मार्ट लग रहे हैं, बिल्कुल हीरो की तरह मान लीजिए, तो वहां पर देखिए मानना शब्द आता है। ठीक है, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होना है कि उपमा में किसी नाम के साथ उपमा दी जाती है। यहाँ पर उसी कोई उपमा नहीं दी जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि आप वही हैं। और इसमें क्या होता है कि आपसे मानने के लिए बोला जाता है कि मान लीजिए कि आप बहुत स्मार्ट हैं। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि उपमा अलंकार में किसी से समानता दिखाई जाती है। ठीक है, यानी कि जब समानता दिखाई जाएगी तो उसमें समानता सूचक शब्द भी आएंगे। अब स्क्रीन पर आप जो शब्द देख पा रहे होंगे, सरिस, सा, सी, से, सम, समान, ये सभी समानता सूचक शब्द हैं। यानी कि जिस भी काव्य में ये सभी शब्द दिख गए आपको, ये सभी शब्द जिस भी काव्य में दिख गए, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि आप शेर के समान बहादुर हैं, समान शब्द आया, तो उस काव्य में शेर के समान बहादुर हैं, तो अगर अलंकार पूछा जाए तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि आप बालक से हैं, बालक से हैं, यानी कि आपकी तुलना किससे की जा रही है? बालक से की जा रही है, और उसमें समानता सूचक शब्द क्या आया हुआ है? से। आप बालक से हैं। ठीक है, तो से जहां पर भी आया वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। यानी कि आपको किसी और की संज्ञा दी जा रही है। उपमा मीन संज्ञा देना ही तो होता है। हम लोग मजाक में कहते हैं प्लीज मुझे ये उपमा मत दीजिए। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि ये सभी शब्द जिस भी काव्य में आएंगे वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला है पीपर पात सरिस मंडोला। यहां पर क्या शब्द आ गया? सरिस। देखिए, सरिस जहां आएगा हम आंख बंद करके उपमा मारेंगे। ठीक है, अगला पढ़िए फूल सी एक बाला। यहां पर क्या आ गया? सी। देखिए, अगला पढ़िए सुबह की पहली किरण सी, फिर सी आ गया। देखिए, अगला पढ़िए कुंद
इंदु सम देह उमा रमन करुणा सुमन, यहां पर क्या आ गया, सम आ गया। देखिए वही मैं बोल रहा हूं कि आपको अर्थ समझने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ काव्य पढ़िए और निश्चित तौर पर अगर उपमा अलंकार होगा तो ये समानता सूचक शब्द उसमें आएंगे ही आएंगे। तो जिस काव्य में ये सभी शब्द आपको दिख गए, आंख बंद करके आपको उपमा अलंकार पर टिक करना है, आपका उत्तर 100% सही होगा। अब बात करेंगे रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार को पहचानने का ट्रिक होता है कि इसमें शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का मतलब जिसे अंग्रेजी में डैश कहा जाता है, लेकिन ये जो प्रयोग होगा ये प्रायः होगा। प्रायः कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि ये हर बार आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अधिकांश केसों में आपको ये योजक चिन्ह दिख जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी डैश का यूज हुआ होगा वहां पर हम लोग रूपक अलंकार लगाएंगे। लेकिन आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि अगर डैश के साथ जो इसके पहले हमने उपमा अलंकार पढ़ा था उसके जो समान सूचक शब्द थे सी, सा, से या फिर सरिस, अगर डैश के साथ आता है तो वहां पर रूपक नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उपमा में भी कभी कभी डैश का प्रयोग हो जाता है और ये सभी भी वहां आएंगे ही आएंगे। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि डैश का प्रयोग केवल रहे और ये सभी वर्ड ना रहें, उस कंडीशन में आपका रूपक होगा। लेकिन अगर डैश रहे और ये सभी शब्द भी रहें तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको कुछ उदाहरण मैं दिखाता हूं। पहला देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, डैश का प्रयोग हुआ है, इस वजह से यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। यहां पर देखिए चंद्र खिलौना, यहां पर चंद्र सा खिलौना अगर रहता तो उसके कहने का मतलब कि चंद्रमा की तुलना किससे की गई है, खिलौने से की गई है। लेकिन यहां पर चंद्र खिलौना कहने का मतलब कि चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। ठीक है, चंद्रमा खिलौना ही है, इस प्रकार से प्रतीत होगा। अगला देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। यहां पर देखिए फिर से डैश का प्रयोग किया गया है। चरण कमल, अगर चरण सा कमल कहा जाए या फिर कमल सा चरण कहा जाए तो वहां पर देखेंगे कि आप समानता दिखाई जा रही है, लेकिन चरण कमल कहने का मतलब कि जो पैर है वो कमल ही है। ठीक है, यहां पर समानता नहीं दिखाई जा रही, जो पैर है वो कमल ही है और डैश यूज होने की वजह से यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला देखिए, राम कृपा भव निशा सिरानी। यहां पर देखिए फिर से डैश का प्रयोग किया गया है, डैश का प्रयोग होने की वजह से कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला देखिए, प्रेम सलिल, यहां पर देखिए फिर डैश का प्रयोग हुआ है, प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा। ठीक है, डैश का प्रयोग होने से कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। यहां पर मैं बता दूं कि ये प्रायः होता है, यानी कि अधिकांश केसेस में डैश का प्रयोग होगा। लेकिन अगर डैश का प्रयोग नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपको खुद अर्थ निकालना होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप शेर हैं, मैं बोल रहा हूं कि आप शेर हैं, तो मैं आपकी तुलना नहीं कर रहा हूं बल्कि आपको शेर ही मान रहा हूं, इस वजह से वहां पर भी रूपक अलंकार होगा। अगर मैं ये बोलूं कि आप शेर के समान हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि मैं आप शेर की उपमा आपको दे रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि आप शेर हैं तो मैं उपमा नहीं दे रहा हूं, आपकी समानता नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि आपको शेर ही कह रहा हूं, तो उस कंडीशन में भी रूपक अलंकार होगा। लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि प्रायः मतलब अधिकांश केसेस में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा डैश, और जहां भी डैश दिख गया और साथ ही से ये सभी संबंध सूचक शब्द नहीं दिख रहे हैं, उस कंडीशन में आपका रूपक अलंकार होगा। और जहां डैश के साथ सासी से समान, सरिस, ये सभी अगर संबंध सूचक या फिर समानता सूचक शब्द दिख गए तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जिस प्रकार से हमने उपमा अलंकार में पढ़ा कि किसी से समानता दिखाने के लिए समानता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने क्या पढ़ा कि आपसे ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि ये चीज है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, मानो चरण कमल, यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है कि जो पैर है वो कमल नहीं है, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि आप मान लीजिए कि ये कमल ही है। तो जहां पर मानने के लिए बोला जाएगा तो मानने के लिए वो शब्द प्रयोग तो जरूर होंगे। जिस प्रकार से समानता दिखाने के लिए समानता सूचक शब्द प्रयोग हो रहे थे, इसी प्रकार से आपसे इमेजिनेशन कराने के लिए वो वर्ड तो यूज होना ही होना होगा। तो यही वो वर्ड है जिसके तहत आपसे मानने के लिए बोला जाता है। जैसे कि मनु, जनु, मनहु, जनहु, मानो, जानो, ज्यों, त्यों। अगर किसी लाइन में ये सभी वर्ड्स दिख गए, किसी भी पंक्ति में
इनमें से कोई भी शब्द दिख गया तो वहां पर आंख बंद करके आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे, आपका उत्तर 100% सही होगा। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, ले चला मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण। यहां पर क्या आया है? ज्यों शब्द आया हुआ है। ज्यों शब्द मैंने क्या बोला था, जहां पर ज्यों दिखे आपको क्या मारना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला पढ़िए, नेत्र मानो कमल है। यहां पर क्या आ गया? मानो आ गया। हमने क्या पढ़ा था? मानो जिस भी पंक्ति में दिखेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला पढ़िए, थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल सिंजनी दुहरी, अलबेली बाहुलता या मानो सुर की नवलहरी। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ये अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा, तो भाई अर्थ समझने के लिए कहा किसने है आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि क्या कहीं मानो शब्द दिख रहा है। मानो शब्द दिख गया, मानो जहां दिख गया वो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में अति शब्द हम लोग बोलते हैं ना, यार तुमने अति कर दिया है। अति का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की अधिकता, उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ठीक है, कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप जब घुड़सवारी कर रहे थे तो उस समय एक नदी बीच में आ गई और उन्होंने सोचा अब ये उस पार हम लोग कैसे जाएं। तो अभी ये सोच ही रहे थे, तब तक चेतक जो उनके घोड़े का नाम था वो उस पार उड़ करके या फिर कूद करके चला गया। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अति नहीं हो गया? कवि ने कुछ ज़्यादा ही नहीं लिख दिया? ये संभव ही नहीं है, यानी कि कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके जब उसकी व्याख्या की जाती है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहां पर देख लीजिए, साकेत नगरी की बात की जा रही है और यहां पर इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही है। क्या ऐसा संभव है? स्वर्ग हम लोग किसको मानते हैं? आसमान को मानते हैं। तो क्या कोई नगरी ऐसी हो सकती है कि जो आसमान से जा रही हो मिलने, मतलब उतनी ऊंचाई तक हो सकती है? यहां पर भी बढ़ा चढ़ा कर बातें की गई हैं, इस वजह से क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बात करेंगे मानवीकरण अलंकार की, तो जिस पंक्ति से ये प्रतीत हो अर्थ के आधार पर कि उसमें किसी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह व्यवहार करने को दर्शाया गया है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। यानी कि कोई निर्जीव वस्तु है जिसको मानव के रूप में ट्रीट किया जा रहा हो। जैसे यहां पर देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहां पर पेड़ पौधे में निश्चित तौर पर सजीव माने जाते हैं, लेकिन वो मनुष्य की तरह हंस नहीं सकते या फिर मुस्कुरा नहीं सकते। यहाँ पर उनका मानवीकरण किया गया, यानी कि मनुष्य के तौर पर उनको दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। इसी प्रकार से देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन सवर्ण के। यहाँ पर देखिए, मेघ क्या है? एक निर्जीव वस्तु है। बादल क्या है? उसमें आत्मा तो है नहीं, निर्जीव है, लेकिन उसको इस प्रकार से दिखाया गया कि बन ठन के। बन ठन के कौन आता है? मनुष्य ही तो बनते हैं और संवरते हैं। तो यहाँ पर मेघ का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। बात करेंगे भ्रांतिमान की। यहाँ पर कुछ वस्तुओं में समानता होने की वजह से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण से समझिए, बिल विचार कर नाग सूंड में घुसने लगा विषैला सांप। यानी कि जो नाग है वो हाथी के सूंड में उसको बिल समझ करके, यानी कि छेद समझ करके उसमें विषैला सांप घुसने लगा। ठीक है, उसको भ्रम हो गया था कि ये सूंड जो है वो एक छेद है। ठीक है, आगे पढ़िए, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। यानी विषधर यानी सांप की बात हो रही है और गज मीन्स हाथी। यानी कि जो हाथी था वो नाग को ईंख समझ करके, काली ईंख समझ करके, यानी कि भ्रम हो गया था, इस वजह से उसने उठा लिया। तो दोनों को भ्रम की स्थिति हो रही है, इस वजह से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों अब बात करेंगे विरोधाभास अलंकार की। तो यहाँ पर दो चीजों में विरोधाभास होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर लिखा गया सीपी में सागर भरने की बात की जा रही है। भर लाऊं सीपी में सागर, यानी कि जो सीप होता है उसमें पूरे सागर को भरने की बात हो रही है, जो कि संभव है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। दोस्तों अंतिम के कुछ अलंकार को मैंने जल्दी जल्दी कवर किया क्योंकि ये सभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके मेन वाले थे मैंने उसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही अलंकार के पहले पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और साथ ही साथ अगर आप सुपर टेट के पिछले पेपर्स को कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।